नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा में संविधान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगा संविधान के उन स्रोतों के बारे में जिनको अलग अलग देशों से ग्रहण किया है। टाइम को मद्देनजर रखते हुए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और ट्रिक के हिसाब से हम बात करेंगे संविधान के उन स्रोतों के बारे में जिनको अलग अलग देशों से ग्रहण किया है। सिर्फ बोर्ड की ओर ध्यान देना है, साथ साथ नोटबुक में ऐड करते चलेंगे। चलो करते हैं बात सूत्र के हिसाब से। पहला जो हमारा सूत्र होगा उस सूत्र का नाम है ई विकास रा मंत्र। सूत्र क्या है? ई विकास रा मंत्र। ई विकास रा मंत्र, पहला जो शब्द है हमारा ई, इससे वो देश बनाएंगे जिससे स्रोत ग्रहण किए हैं। इससे बनेगा हमारा इंग्लैंड, या हम इसे ब्रिटेन भी बोल सकते हैं। इंग्लैंड से आखिरकार भारत के संविधान में कौन कौन से स्रोतों को ग्रहण किया गया है, सूत्र के हिसाब से एक एक शब्द लेकर चलेंगे और उनका गहन अध्ययन करेंगे। एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता। नागरिकता वैसा देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता। लेकिन हमारे देश में जो नागरिकता है वो सिर्फ एक हरी नागरिकता है कि हम भारत के क्या है, नागरिक है। वैसे अगर अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर दो ही नागरिकता है, राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है कि मैं राज्य का नागरिक हूं और मैं देश का नागरिक हूं। लेकिन अगर ये भारत की अगर हम बात करेंगे वहां पर सिर्फ एक हरी नागरिकता है कि मैं भारत का नागरिक हूं। ये इस प्रकार की जो व्यवस्था भारत के संविधान में ग्रहण की गई वो कहां से की गई है? इंग्लैंड से की गई। दोस्तों दूसरा शब्द है हमारे पास वी। वी से बनाएंगे विधि का शासन। विधि का शासन, विधि के शासन का मतलब होता है कानूनों का शासन, या कानून के आधार पर सब क्या है? सम्मान। चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो या फिर बड़े से बड़ा ऊंचा पद वाला व्यक्ति हो, कानून की दृष्टि से सब सम्मान है। या बोले तो देश में विधि का शासन है। जो भी शासन व्यवस्था चलेगी कानूनों के आधार पर चलेगी। जो व्यवस्था ग्रहण की गई है ये कहां से की गई है? इंग्लैंड से की गई है, ब्रिटेन से की गई है। दूसरे शब्द की हम बात करेंगे का से बनाएंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में संवैधानिक प्रावधान। दोस्तों सरकार का जो स्वरूप होता है, सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन करना, उनकी जांच करना, और न्यायपालिका कार्यपालिका लागू करने के बाद न्यायपालिका का काम होता है उन्हीं कानूनों के आधार पर जनता को न्याय प्रदान करवाना। तो दोस्तों जो कार्यपालिका के बारे में जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो जो जिस देश से हमने ग्रहण किया उस देश का नाम है इंग्लैंड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन, संसद शासन व्यवस्था कि देश में शासन व्यवस्था चलाने का कार्य एक संसद का होगा। एक ऐसा भाग होगा जिसे संसद कहा जाएगा और उसी के आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था, कानूनी शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो जो ब्रिटेन है या इंग्लैंड है इसे संसदों की जननी कहा जाता है। संसदों की जननी, या जिन देशों में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसीलिए हमारे देश में शासन व्यवस्था चलाने का काम जो संसद के द्वारा किया जाता है, ये जो स्वरूप हमने ग्रहण किया था ये कहां से किया था? इंग्लैंड से किया था। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे रा से बनाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, आखिरकार कौन सा वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी शर्तें क्या होगी, उसका चुनाव किस आधार पर होगा, कौन सदस्य इसमें भाग लेंगे चुनाव में। कहने का मतलब राष्ट्रपति के बारे में जितना भी प्रावधान है वो किस देश से ग्रहण किया गया है? इंग्लैंड से किया गया है। उसके बाद एक लास्ट शब्द है हमारे पास है, उसका नाम है मंत्र। मंत्र से बनाएंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्री परिषद
इनसे मिलकर जो शासन व्यवस्था चलती है, हमारी कार्यपालिका का ये स्वरूप है। तो सहयोग हेतु जो मंत्री परिषद होती है, वो मंत्री परिषद के प्रावधान या संसद के कितने सदस्य से मिलकर मंत्री परिषद बनेगी, जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो लोकसभा के 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये जो प्रावधान है कि कितने प्रतिशत किसके मंत्री होंगे और कैसे उसका चुनाव होगा, ये सारा का सारा जो मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। दोस्तों, इस सूत्र के माध्यम से हमने पढ़ा इंग्लैंड से क्या ग्रहण किया गया। एक हरी नागरिकता के बारे में मैंने आपको बताया, विधि के शासन के बारे में मैंने आपको बताया, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था या ब्रिटेन को संसदों की जननी कहा जाता है, ये हमने पढ़ा। और उसके साथ साथ हमने राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है हमारे देश में, जो इंग्लैंड से ग्रहण की है, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया मंत्री परिषद के बारे में बताया। एक सूत्र के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजों का पता हमें चला। अगर वैसे अगर याद करें तो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अगर सूत्र ध्यान में हो तो आराम से इसको कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले सूत्र की ओर, जो हमें बताएगा कि और अन्य कौन से स्रोत हैं जिनको अलग अलग देशों से ग्रहण किया है। सिर्फ साथ साथ ऐड करते जाएं और बोर्ड की ओर ध्यान दें। याद यहीं पे होगा, यहीं पे हमें करना है। कंपटीशन का एग्जाम होगा, उसमें अगर पूछा जाता है, अगर सूत्र हमारे दिमाग के अंदर है तो हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा जो सूत्र है उसका नाम है अन्याय की पुनः उपमा लो। अन्याय की पुनः उपमा लो। पहला शब्द उसी की तरह जो पहले हमने इसे निकाला था, अमेरिका। अब वो सारी की सारी बातें पढ़ेंगे जो कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। निकाल लिया अलग से, न्याय बच गया। क्या बच गया? न्याय। न्यायपालिका के बारे में बराबर, न्यायपालिका के बारे में। देखो, संसद के बारे में, कार्यपालिका के बारे में तो कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। अब सरकार का कौन सा अंग बच गया? बच गया न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में जो प्रावधान लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों के आधार पर जनता को न्याय प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पुनः, पुनः पुनः का मतलब होगा पुनरावलोकन की शक्ति, पुनरावलोकन की शक्ति। पुनः का मतलब होता है दोबारा, अवलोकन का मतलब होता है जांच करना। देखो, देश में जो कानून बनाए जाते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद हमारे देश में ये प्रावधान है कि जब तक राष्ट्रपति का अंतिम हस्ताक्षर नहीं होता है तो कोई भी कानून अपना कानूनी रूप ग्रहण नहीं कर सकता है या अधिनियम नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, वो कानून राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति को किसी प्रकार की शंका है तो उसको दोनों सदनों के पास पुनः अवलोकन करने के लिए भेज सकता है। ये पुनरावलोकन की जो शक्ति प्राप्त की है हमने, या जो स्रोत ग्रहण किया है कि किस आधार पर होगा, ये तो हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। उसके बाद उपमा, उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में संवैधानिक प्रावधान। कहां से ग्रहण किया? अमेरिका। राष्ट्रपति के बारे में तो हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया। अगर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की तो हमने किससे ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। उसके बाद मां से क्या बनाएंगे? महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों, राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत महाभियोग लगाया जाता है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उसे पारित करवाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद को त्यागता है। इसी प्रकार से जो महाभियोग की प्रक्रिया अर्थात राष्ट्रपति को पद से हटाने वाली जो प्रक्रिया है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वो हमने कहां से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। ठीक है, तो ये बातें एक
2 3 4, ये जो 4 बातें हमने ग्रहण की है, तो ये कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। दोस्तों उसके साथ साथ हम बात करेंगे वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का जो प्रावधान लिया है हमने, वो भी कहां से लिया है? अमेरिका से लिया गया। दोस्तों हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल का प्रावधान है। 352 बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के द्वारा अगर देश संकट मंडरा रहा है तो वहां पर 352 का प्रावधान है। उसके बाद अगर किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो उस राज्य के राज्यपाल या अन्य किसी माध्यम से राष्ट्रपति को ये सूचित कर दिया जाता है या उसे पता चल जाता है कि इस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो वहां पर 356 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देश में अगर वित्तीय संकट मंडरा जाता है तो वहां पर 360 का प्रावधान है। अब अगर वर्तमान में कोरोना को लेकर जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल से चौपट सी होती जा रही है, तो अब कुछ जो अर्थशास्त्री है उनका मानना है कि 360 का प्रावधान हो सकता है, लेकिन दोस्तों वो आगे की बात है। वित्तीय संकट का जो प्रावधान है ये कहां से लिया? हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये बातें हमने 5 बातें जो ग्रहण की है, जो कहां से की है? अमेरिका से की है। नंबर 1 बात, न्यायपालिका के बारे में प्रावधान, पुनरावलोकन की शक्ति, उपराष्ट्रपति के बारे में संवैधानिक प्रावधान, महाभियोग की प्रक्रिया और वित्तीय आपात, ये जो हमने ग्रहण किया है ये किया है दोस्तों अमेरिका से। अब दोस्तों एक सूत्र और लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने, वो भी ये बताएगा कि आखिरकार कौन सा सरोवरत कहां से ग्रहण किया है। साथ साथ देखते चलेंगे और साथ साथ उसको ऐड करते चलेंगे, ताकि दोबारा से अगर रिवीजन किया जाए तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगला सूत्र है निया आज सद समास को गफा करूं। निया आज सद समास को गफा करूं। इस सूत्र के माध्यम से भी हमें उन स्रोतों के बारे में पता चलेगा जो अलग अलग देशों से मिलते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना दोस्तों, पहला शब्द ये बताएगा कि क्या लिया गया है, दूसरा शब्द ये बताएगा कि कहां से लिया गया है। समझ में आया? पहला शब्द ये बताएगा कि क्या लिया गया है, दूसरा शब्द ये बताएगा कि कहां से लिया गया है। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सूत्र की ओर। देखना नंबर 1, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व है, हमारे मूल कर्तव्य, इनके बारे में अलग से हमारा वीडियो होगा, विस्तार से उनको अलग से बताया जाएगा। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 से लगाकर हम 51 तक उनका अध्ययन करेंगे, एकदम अलग अलग से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आ से क्या बनाएंगे? आपातकालीन शक्ति। दूसरा शब्द जर्मनी से ली गई। देखो आपातकाल 3 प्रकार का बताया था मैंने आपको। एक तो बाह्य आक्रमण 352 वाला बताया, 356 वाला बताया, 360 वाला बताया। 360 वाला जो आपात था ना वो तो मैंने अमेरिका से बताया, लेकिन 352 वाले वो बात करेंगे, 356 वाले बात करेंगे। आपातकालीन जो प्रावधान जो लिया है वो कहां से लिया? हमने जर्मनी से लिया दोस्तों। उसके बाद नंबर 3 है स और द। स से बनाएंगे संशोधन प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया कि कोई भी कानून अगर बन जाता है और आगे अगर न्यायपालिका जब किसी भी व्यक्ति को उसके आधार पर न्याय प्रदान करवा रहा है तो मान लीजिए वो किसी प्रकार से न्याय गलत है तो उसमें संशोधन भी किया जाता है। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया हमने ग्रहण की कि किस आधार पर होगा, कि संसद के द्वारा कितने बहुमत से किया जाएगा, वो सारा का सारा प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ग्रहण की गई है? दक्षिण अफ्रीका से की गई। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करेंगे समास का संधि विच्छेद करेंगे। सम प्लस आस,
पहला शब्द सम ये बताएगा कि क्या लिया गया है, दूसरा शब्द ये बताएगा कहाँ से लिया गया है। तो सम लेते हैं दोस्तों। सम, सम का मतलब है समवर्ती सूची, और आस का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शक्तियों को 3 भागों में बांटा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। लेकिन अगर राज्य सरकार किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना पाती है तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार केंद्र सरकार को। सूची पढ़ी हमने 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची, राज्य सरकार कानून बना रही है, लेकिन किसी भी ऐसी स्थिति आ गई कि राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। उसके बाद अगर बात करें समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार इसके जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन अगर किसी प्रकार से उस कानूनों पर विवाद उत्पन्न हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों के ऊपर, तो उस पर कानून अंतिम जो निर्णय मान्य होगा वो होगा केंद्र सरकार का दोस्तों। तो इस प्रकार से जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अलग अलग से हम इन सूचियों के बारे में भी पढ़ेंगे, शक्तियों के विभाजन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो भारत के संविधान की अनुसूची संख्या 7 से पढ़ेंगे हम दोस्तों। अलग अलग से मैं आपको अनुसूचियां बताऊंगा, उसमें अलग से हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर बात करेंगे कैसे बनाएंगे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और फ्रांस से ली गई है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कहाँ से ली गई है? कैसे बनाया गणतंत्रात्मक, और फा से बनाया फ्रांस, जो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। दोस्तों 2 शब्द हमारे सामने आते हैं, एक तो होता है गणतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। इनमें आखिरकार अंतर क्या है? लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है? लोक का मतलब भी जनता होती है या लोग होते हैं, और गण का मतलब भी लोग होते हैं। तो फिर इसमें अंतर क्या है? दोस्तों अंतर ये है इसमें कि लोकतंत्र का तो मतलब होता है जनता का शासन, या जो भी शासन व्यवस्था है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। लेकिन अगर गणतंत्र की बात करेंगे तो गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो भी शासनाध्यक्ष होता है, जो शासन व्यवस्था चलाने का कार्य कर रहा है, वो वंशानुगत न होके, अर्थात जिस प्रकार से राजा का बेटा राजा बनता था उसी के आधार पर वो वंशानुगत न होके जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो ग्रहण की है वो कहाँ से की? हमने फ्रांस से की है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो शब्द है हमारा कैरू। पहला शब्द ये बताएगा क्या लिया है और दूसरा शब्द ये बताएगा कहाँ से लिया है। कैस की अगर बात करें, कै का मतलब होगा कर्तव्य। क्या होगा? कर्तव्य। और उसके बाद रू बताएगा रूस। कहाँ से लिया गया है कर्तव्य? रूस से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद भाग 4 कै और अनुच्छेद 51 कै में कर्तव्यों का अध्ययन है, जो कहाँ से लिए है? रूस से। जब भारत का संविधान बना तो कर्तव्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? कोई बता पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं आप। लेकिन दोस्तों जब कर्तव्य मैं आपको कराऊंगा तो सारा का सारा बताऊंगा। दोस्तों जब भारत का भावी संविधान जब अस्तित्व में आया तो कर्तव्य एक भी नहीं था, 0। जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा। जब इसे जोड़ा गया तो इनकी संख्या थी 10 और वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं? 11। वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं? 11। जब भारत के संविधान में इसका भाग बनाया गया, इसे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद
51 क और भाग संख्या 4 क में इसका वर्णन मिलता है। ये उपभाग हो गया क ख ग जहां पर मिलेगा, इसका मतलब पहले इस भारत का संविधान का भाग नहीं था, इसे बाद में ही जोड़ा गया है। तो बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कर्तव्यों को जोड़ा गया, और उसके बाद जब जोड़े तब इनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में कितने हैं 11। तो 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराने का प्रावधान है। कि जो माता पिता या संरक्षक है उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने छात्र और छात्राओं को वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करवाए। दोस्तों, ये जो कर्तव्य है ये रूस से ग्रहण किया है। इसके बारे में मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 10, 11वां 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो 1989 को जोड़ा गया था। दोस्तों देखिए, इससे हमने पहला शब्द नी बताएगा कहाँ से लिया गया है, क्या लिया गया है, दूसरा बताएगा कहाँ से लिया गया है। नी का मतलब नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड से। आपातकालीन शक्ति जर्मनी से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद सम प्लस आस, सम का मतलब समवर्ती सूची, आस का मतलब ऑस्ट्रेलिया। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से बताई, और कै का मतलब कर्तव्य मैंने कहाँ से बताया, रूस से बताया। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको 2-3 बातें और बता रहा हूँ जो भारत के संविधान में अन्य देशों से ग्रहण की गई है। उसके बाद हम अगला जो वीडियो होगा उसके जो भाग में लेके आऊँगा आपके सामने, वो अनुसूचियाँ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों साथ साथ जो भी इसमें कोई अन्य स्रोत रह गया वो भी मैं आपको लेक्चर ट्रिक के आधार पर बताऊँगा। दोस्तों, एक है प्रस्तावना, वेरी इंपॉर्टेंट। सारा का सारा जितना भी भारत का संविधान, सबसे बड़ा और लिखित संविधान, जिसका निर्माण करने में मैंने पहले आपको बताया नहीं होगा शायद, संविधान निर्माण जो करवाया था उस समय, तो याद रखना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। जितने भी इसकी विशेषताएं हैं उसका छोटा छोटा अंश या सारांश जिसमें हमें देखने को मिलता है वो है भारत की संविधान की प्रस्तावना। जो भी किताबें आती हैं सरकार के द्वारा, उसके अंतिम जो पेज होता है उस पर लिखी हुई होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, इस प्रकार से जो प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है ये हमारे भारत के संविधान की कुंजी कहा जाता है इसे। ठीक है, भारत के संविधान की कुंजी। इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बार संशोधन हो गया, वो सारी की सारी बातें प्रस्तावना का अलग से मैं 2 या 3 वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने। उसमें प्रस्तावना के अलग अलग जो भाग हैं इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक अंग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना का जो प्रावधान लिया है वो हमने लिया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद में संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक, एक तो संसदीय शासन व्यवस्था बता दिया, एक संघात्मक शासन व्यवस्था। आखिरकार इसमें अंतर क्या है? कभी कौन सा शब्द आ जाता है, कभी कौन सा शब्द आ जाता है। ठीक है, तो संघात्मक, संघ भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ, जो 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। तो संघात्मक राज्यों का संघ है। संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्य में शासन व्यवस्था चल रही है और देश की शासन व्यवस्था, जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये भी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। दोस्तों अगला वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, अन्य कोई जो स्रोत बाकी रह गया उसकी ट्रिक बनाऊंगा और आपके सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों आपसे आशा है ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।